Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is Unit 4 of NCERT. Now, chemical kinetics. Okay. Earlier we have completed the solid state, solution and electrochemistry. Today we will study chemical kinetics. As the name indicates, chemical kinetics means there is something about speed. Kinetics is finding the speed. So speed of what? Speed of a chemical reaction. It means chemical kinetics is that branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism too. Okay. Before going to write the definition of chemical kinetics, let us see what a chemist try to find out during a chemical reaction. अगर कोई chemical reaction हो रहा है तो उसमें एक chemist क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होता है. हमने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी हमने कुछ चैप्टर्स ऐसे पढ़े हैं विच टेल्स अस अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन. मतलब कोई रिएक्शन कब होगा और कब नहीं होगा. ठीक है, लेट अस सी दैट पॉइंट्स. For any chemical reaction, chemists try to find out the feasibility of a chemical reaction. Feasibility हमने क्लास 11th में thermodynamics में पढ़ रखा है. For any spontaneous reaction, delta G should be negative. ठीक है, spontaneous reaction के लिए delta G क्या होना चाहिए? Negative होना चाहिए. ठीक है, at constant temperature and pressure. Okay. The next point is extent to which a chemical reaction will proceed can be determined by chemical equilibrium. हमने क्लास 11th में ही chemical equilibrium चैप्टर में ये भी पढ़ रखा है कि कोई रिएक्शन कब फॉरवर्ड मूव करेगा और कब बैकवर्ड मूव करेगा और कब दोनों साइड की रिएक्शन की रेट इक्वल होगी. ये सारी चीज़ें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ रखी हैं. तो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम ये बताता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब कोई रिएक्शन कब तक होगा या कब तक नहीं होगा. ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बाय इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी. इफ इट इज़ नेगेटिव देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ओके, एंड द थर्ड थिंग विच अ केमिस्ट केयर अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज दैट इट्स स्पीड. ओके, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम. मतलब इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में किसी रिएक्शन को कितना टाइम लगा, दैट विल डिसाइड इट्स स्पीड. ठीक है, इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जो पीछे चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखा. किसी भी सेल रिएक्शन में अगर ईएमएफ ऑफ द सेल इज़ पॉजिटिव, ईएमएफ ई कैथोड माइनस ई एनोड की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव मिल रही है देन द रिएक्शन विल बी फिजिबल रिएक्शन. हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पे. आई थिंक लास्ट बट वन क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, तो ईएमएफ वैल्यू भी किसी सेल रिएक्शन की फिजिबिलिटी को डिसाइड करता है. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे. केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग के अंदर ABC पॉइंट्स आप लिखोगे फॉर एनी केमिकल रिएक्शन. आपकी हेडिंग सिर्फ इतनी होगी, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, और ABC तीनों पॉइंट आप लिख डालोगे. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? आई थिंक यू विल बी एबल टू see this in the next para. दिख रहा है आपको? ये भी आप नोट कर लेंगे. ठीक है, the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism called chemical kinetics. ठीक है, काइनेसिस का मतलब ही होता है मूवमेंट. ठीक है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, तो आप ये भी बात लिख लोगे. द वर्ड काइनेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, the word kinetic is derived from the Greek word kinesis meaning movement. ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी व्हाट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. बच्चों पहले आप मुझे ये बताओ रिएक्शन में होता क्या है. व्हाट इज अकरिंग इन अ रिएक्शन? इन अ रिएक्शन रिएक्टेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट्स में. ठीक है, और उसके साथ जो निकलता है वो बाई प्रोडक्ट होता है. तो ये एक केमिकल रिएक्शन है. ठीक है,
तो अगर हम इस रिएक्शन की रेट निकालना चाहते हैं तो आप मुझे ये बताओ टाइम के साथ इस रिएक्शन में चेंज क्या हो रहा है। टाइम के साथ चेंज ये हो रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है इट इज़ डिसअपियरिंग। रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है और कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट इज़ डिसअपियरिंग एंड प्रोडक्ट इज़ अपीयरिंग, है ना, मतलब रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम होने का टाइम निकाल लें या कम होने की रेट निकाल लें या प्रोडक्ट के बढ़ने का रेट निकाल लें, मतलब इफ़ वी आर एबल टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग रेट को डिफाइन भी कर सकते हैं। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में रेट की डेफिनेशन पूछी जाती है, बहुत आसान सी चीज़ है पर बच्चे वो भी नहीं लिख पाते, वो क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आप आज से याद कर लोगे रेट की डेफिनेशन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जिस स्पीड से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वही क्या है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, आई होप। आप हेडिंग डालोगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यू विल गिव द हेडिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसी को हम लोग स्पीड भी बोलेंगे, आप ये इतना नोट कर लोगे। ठीक है, द स्पीड और ऑफ अ रिएक्शन और द रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकेंड में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इट्स रेट। ठीक है, आप उसके बाद ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट भी लिखेंगे, द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यू विल राइट दिस, आर इज कन्वर्टेड इनटू पी। ठीक है, एंड टाइम लैग क्या होगा, अगर हम T2 और T1 टाइम के बीच रेट निकाल रहे हैं तो डेल्टा टी विल बी T2 माइनस T1। ओके, बिकॉज डेल्टा टी इज चेंज ऑलवेज। डेल्टा आर क्या होगा, सॉरी, डेल्टा आर, व्हाट इज डेल्टा आर, डेल्टा आर इज R2 माइनस R1, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम T2 एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम T1 का डिफरेंस, दैट विल बी डेल्टा आर। मतलब दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डेल्टा आर इज change in concentration of reactant. And what is delta P? Delta P is change in concentration of product. It means P2 minus P1. P2 is the concentration of product at the time T2 and P1 is the concentration of product at the time T1. तो आप मैथमेटिकल फॉर्म में ये तीनों चीज़ें लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझते हो ना बच्चों आप, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की या किसी भी केमिकल स्पीशीज़ की तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, रेट को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देने के लिए हम लोग इसको डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, आर यू एबल टू सी दिस? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट के डिसअपियर होने की रेट अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, R2 माइनस R1। इसी ये कम तो कॉन्सेंट्रेशन में यही हो रहा है ना, टी टाइम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी है उसमें से T1 टाइम पे हम जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसको माइनस कर दे तो हमें उसका चेंज मिल जाएगा ना, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी इज़ वॉट, T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस R2 माइनस R1 को हम लोग डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। दिस विल बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अभी ये डिसअपियरेंस है यानी मतलब धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है, तो यानी जो T2 टाइम पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम T1। तो T1 टाइम से T2 टाइम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये वैल्यू जो डेल्टा आर की वैल्यू होगी हमारी ये नेगेटिव आएगी, ये डिसअपियरेंस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन पुट किया गया है। ठीक है, अब आप मेरे हिसाब से प्रोडक्ट के टर्म्स में आप रेट को लिख सकते हो। क्या होगा, अभी हम बिना देखे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। इट विल बी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। प्लस क्यों होगा,
बिकॉज दिस इज अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को जब भी माइनस करेंगे वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी विल बी द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ देखिए आप, ये आगे ही दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन, तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ से। ठीक है बच्चों, यू विल राइट दिस, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने डिफाइन कर लिया। क्यों यहाँ पॉजिटिव साइन आया और क्यों रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव साइन आया, ये भी हमने समझ लिया। अब हम लोग किसी भी रिएक्शन में रेट जो होती है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन पूरे रिएक्शन के दौरान एक ही स्पीड से मूव करेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ रिएक्शन स्टार्टिंग में फास्ट होते हैं फिर स्लो हो जाते हैं, कुछ स्टार्टिंग में स्लो होते हैं बाद में फास्ट हो जाते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में जब वो पहुंचते हैं तो रिएक्शन जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन होती है दोनों की रेट इक्वल हो जाती है, तो कहीं ना कहीं रेट हर समय बदल रही है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्लास 9th में जब मोशन पढ़ते थे तो हम लोग वहाँ बात करते थे कांस्टेंट स्पीड की। अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो, बार बार चेंज हो, तो हम लोग बात करते थे एवरेज स्पीड की। तो अभी यहाँ भी हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, एवरेज रेट की बात क्यों करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के दौरान रेट चेंज भी हो सकती है ना। ट्राई टू सी दिस, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, सॉरी, ये दिख रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 गिवन अबव रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो आपने दोनों ही अभी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखा, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लिखा या प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जो भी लिखा, दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने ये पूरे रिएक्शन के दौरान R2 इज़ द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, R1 इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हमने ये एवरेज रेट ही लिखा है। ठीक है, फिर भी अगर आप एवरेज रेट को डिफाइन करना चाहो तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिख रही होगी। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। ये दिख रहा है आपको, एवरेज रेट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू ऑकर। ठीक है, ये इतनी बात आप एवरेज रेट के बारे में लिख लो। ठीक है, रिएक्शन में हम लोग जो रेट फाइंड आउट अभी कर रहे हैं डेल्टा पी या डेल्टा आर के थ्रू, दैट इज़ एवरेज रेट। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ग्राफ बनाना चाहें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एक बार हम लोग रिएक्टेंट की लेना चाहते हैं और एक बार हम लोग प्रोडक्ट की लेना चाहते हैं, और हम ये ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू, सॉरी। मैं आपको यहाँ बना के आपको ये ग्राफ वैसे दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। If we are drawing the concentration of reactant here and time at the lower side, ठीक है, टाइम तो हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं, तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट इज़ डिसअपियरिंग, तो हमें हमेशा ये डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ठीक, ग्राफ ऐसा ही होगा ना, या यू कैन ऑल्सो सी दिस, ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ हमें ऐसा क्यों मिल रहा है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, ये आपको डिक्रीजिंग ग्राफ मिल रहा है, जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, और इस रिएक्शन में अगर हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहें, स्लोप हमेशा भी, किसी भी ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या होता है, y बाई एक्स, है ना। y यहाँ पे क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी डेल्टा आर, और x क्या है यहाँ पे, चेंज इन टाइम यानी डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, दिस इज़ नेगेटिव वैल्यू बिकॉज दिस इज नेगेटिव ग्राफ, तो स्लोप हमेशा इसका नेगेटिव है ना।
तो ये जो माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी है, इट विल गिव यू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव यू द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और अगर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट है, अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो हमें यहाँ पे डेल्टा की जगह डेल लेना पड़ेगा। वी विल राइट डेल आर बाई डेल टी फॉर फाइंडिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। इट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, ठीक है। ये भी हमें स्लोप से ही मिलेगा, ठीक है। आप देख रहे होगे ये डी आर बाई डी टी, आपको इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला भी मिल रहा है यहाँ से, दिस वन, ठीक है। तो आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे और ये पूरी बातें आप इसमें शो करोगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यही ग्राफ बनाना चाहें तो सारी बातें बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ग्राफ हो जाएगा। लेट ट्राई टू सी दिस, बट लेट मी क्लियर दिस पेज फर्स्ट। Okay, so you can write this in the respect of reactant by drawing this graph। आप ये ग्राफ भी बना सकते हो और आप चाहो तो दूसरा ग्राफ बनाओगे। दूसरा ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जब बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्ट इनिशियली तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है, प्रोडक्ट तो कुछ था ही नहीं जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इट मीन्स वी हैव पॉजिटिवली इंक्रीजिंग ग्राफ, दैट वाज नेगेटिवली डिक्रीजिंग ग्राफ एंड दिस इज़ पॉजिटिवली इंक्रीजिंग ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए देखिए आप यहाँ इस वैल्यू में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, दिस इज पॉजिटिव ग्राफ, ठीक है। एंड स्लोप विल गिव डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये तो हमारा एवरेज रेट का फॉर्मूला हो गया। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम लोग डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे बाई डेल, ओके। सो द फॉर्मूला विल बी आर इंस्टेंटेनियस विल बी डेल पी बाई डेल टी and that will be decided by the slope, okay। let us move forward। तो इंस्टेंटेनियस रेट की भी आप डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एट पर्टिकुलर टाइम टी इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस रेट। या आप अगर इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इन टाइम टी, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस रेट एट पर्टिकुलर टाइम टी। उस टाइम टी पे ही वो रेट है, ठीक है। तो आप इंस्टेंटेनियस रेट की भी डेफिनेशन लिख करके मुझे दिखाएंगे। जितनी बातें मैंने बोली आप वो सारी बातें अभी तक लिखोगे, ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करोगे, एवरीथिंग विल बी वेरी नीट एंड क्लीन। और आप उसके बाद एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी मुझे लिख के दिखाएंगे, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यूनिट क्या होगी बच्चों, आप खुद भी पता लगा सकते हो, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो। अगर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है नीचे टाइम है फॉर फाइंडिंग द रेट, है ना। कहीं भी हम लिख रहे हैं रेट हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। कॉन्सेंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, रेट इज़ ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, हमने कई बार पढ़ रखा है, हमने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था सॉल्यूशन में। कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर लीटर है तो टाइम की यूनिट तो हम लोग सेकेंड ही लेते हैं, है ना। तो यूनिट क्या हो जाएगी फॉर रेट, मोल, ठीक है। मोल को हम लोग जब फिजिकल क्वांटिटी है, जब इसको हम लोग लिखते हैं इन द एब्रीविएशन वी विल राइट ओनली MOL, ई हम लोग नहीं लिखते, तो ई मैं यहाँ से हटा रही हूँ। वी विल राइट मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन की मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो आप यूनिट भी लिख लेंगे। इसके अलावा यूनिट जो है वो, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स पर लीटर के टर्म में नहीं लिखा है, अगर हम किसी गैशियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब सारे हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब गैसेज हैं, तो हम लोग वहाँ पे रिएक्शन की रेट को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं होती, गैसेस को हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं ना, तो ये हो जाएगा चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर, है ना। अगर कोई गैशियस रिएक्शन है तो रेट क्या हो जाएगी? रेट विल बी, कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर अपॉन टाइम, है ना। पार्शियल प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो हम लोग जब पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कोई रिएक्शन लिखेंगे, मतलब किसी गैशियस रिएक्शन की बात करेंगे, तो रेट की यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हमने रेट भी कंप्लीट कर लिया। रेट क्या क्या हो सकती है? इफ़ इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देन इट इज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड इफ़ इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर देन इट विल बी एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो आप रेट भी लिख लेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यूनिट्स को लिख लेंगे। इतना हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट we will try to solve this. Let me rub this first, then I am explaining you what we have to write further. Okay, let us see. हमने ये ग्राफ बना लिए, हमने यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख लिया। उसके बाद हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4.1, ठीक है। कल हम लोग इसी एग्जाम्पल से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिफोर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। अगर आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में कैपेबल हो, आप कर पाते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ड है उसी पे जो हमने अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और हो सके तो आप मुझे करके दिखाएंगे कॉपी में। उसके बाद फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आफ्टर सीइंग दिस एग्जाम्पल वी विल स्टार्ट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है। स्टोकियोमेट्री अगर चेंज हो जाए रिएक्शन की, अभी तक तो हमने जितनी बातें की वो 1 मोल वाले रिएक्शन के लिए ही बात की, लेकिन अगर रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री चेंज हो जाए तो रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। आई होप you enjoyed the lecture. Okay, thank you very much.